हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सी-टेट का सॉल्व पेपर। यानी कि ये आपका जो सॉल्व पेपर है आपका 20 अगस्त, जो आपका भी 20 अगस्त 2023 का सॉल्व पेपर है। इसमें हम लोग सी डी पी के 30 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रश्न क्या होता है कि जब हम प्रश्नों को देखते हैं या फिर अधिक से अधिक टेस्ट देते हैं या फिर मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं, प्रैक्टिस सेट वगैरह देखते हैं, तो इससे क्या होता है, हमें एक आधार मिलता है कि किस टाइप के प्रश्न पूछते हैं और हमसे क्या क्या गलतियां हो रही है उसे सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। फर्स्ट है, पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। सेकेंड है, आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। तो ये तो आपका तथ्यात्मक है, किसी भी बच्चे से पूछेंगे तो वो एक ही जवाब देगा। ठीक है। थर्ड है, आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियाँ, ये भी तथ्यात्मक है। आपके देश का नाम वो मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति है, ये भी आपका तथ्यात्मक प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है, निर्धारित होते हैं, इनके एक ही जवाब होते हैं, कई जवाब तो होते नहीं। तो ये आपका ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा, लेकिन आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों, इसमें हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग राय होगी। हर कोई इसे अलग अलग तरीके से डिफाइन करेगा, बताएगा कि नहीं हाँ इस मेथड से करेंगे तो पानी बच जाएगा। अगले पर्सन से पूछेंगे तो अगला पर्सन अलग तरीके से बताएगा। तो ये क्या है प्रश्न आपका, ये आपका समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। प्रश्न संख्या 2, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। फर्स्ट है, प्रमाण का तार्किक व सुनिश्चित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बिल्कुल किया जाना चाहिए, प्रमाण का तार्किक और सुनिश्चित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड देखते हैं, प्रमाण को बिना विश्लेषण के, किसी भी प्रमाण को बिना विश्लेषण के कैसे स्वीकार कर सकते हैं। थर्ड है, समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। नहीं, प्रमाण प्रासंगिक होता है, अप्रासंगिक नहीं होता। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यचर्या में लचीलापन होना चाहिए। मानक तो होगा ही नहीं, वैसे भी ये निगेटिव टैग वर्ड है। क्या है, निगेटिव टैग वर्ड। सेकेंड है, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर, कभी बच्चे को उसकी योग्यता के आधार पर, जाति के आधार पर, ग्रेड के आधार पर, अंकों के आधार पर उन्हें पृथक्करण या फिर वर्गीकरण नहीं करना है। थर्ड है, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान। यानी जो बच्चे विशेष आवश्यकता वाले जो शिक्षार्थी हैं, क्या उन्हें केवल व्यावसायिक शिक्षा का ही प्रावधान देंगे, तो ये भी गलत है। फोर्थ है, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन। तो आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है, तो उनकी जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान करके उनके अनुरूप हम लोग पाठचर्या में लचीलापन करेंगे। तो आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव व जीन पियाजे और ले वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। तो बिल्कुल भिन्नता है। क्या है, भिन्नता है, क्योंकि पियाजे मानते हैं बच्चे अपने वातावरण के साथ समायोजन की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। पियाजे क्या मानते हैं, समायोजन की प्रवृत्ति जो बच्चे में होती है वो जन्मजात होती है। जबकि वाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चे संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की भूमिका पर बल देते हैं। तो दोनों के विचार में अंतर तो है। काराडार देखते हैं, तो आपका अभिकथन ए सही है। काराडार, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के उन्मुख होता है। ये सेंटेंस आपका कुछ हद तक सही है, लेकिन क्या है, पूर्ण रूपेण सही नहीं है। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों
और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। क्या पूछ रहा है? जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होता है, यानी पूछ रहा है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के में क्या लक्षण होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है समझ की अग्रवर्ती गहनता, तो बिल्कुल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में होता है। बी है सीखने की तेज गति, ठीक, उनके सीखने की जो गति होती है वो भी तेज होती है, तो दोनों कथन तो सही है। सी है समझ के लिए दूसरों पर निर्भर होना, नहीं, प्रतिभाशाली बच्चे समझ के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होते। शारीरिक विकास की तेज गति, ऐसा भी नहीं होता कि प्रतिभाशाली बच्चे आमतौर पर देखेंगे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भी जो होती है शारीरिक विकास तेज़ी से होती है, तो ये बात ज़रूरी नहीं होती। तो आपका ए और बी सही है। तो देखते हैं आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी। इस प्रश्न को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे देख रहे हैं कि समझ के लिए दूसरों पर निर्भर होना। अब आपका सी आ गया, सी आ गया, तो सी को हम लोग देखेंगे कि सी वाला ऑप्शन हम लोग का नहीं आना चाहिए, किसी में भी नहीं आना चाहिए। तो देखेंगे किसमें पहले सी है उसको खोजेंगे, इसमें ए बी सी इसमें है बी सी, इसमें है बी सी डी। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्या होता है कि किसी एक ऑप्शन को पकड़ के हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो प्रश्न जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं और इसमें गलतियां होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। प्रश्न संख्या 6, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल, श्रवण बाधिता में क्या होता है, बच्चे को प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि श्रवण बाधिता में जब बच्चे ध्वनि को सुनने में असमर्थ होते हैं, ठीक है, ध्वनि को सुनने में असमर्थ होते हैं, तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बता रहा है श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज उपयोग करने की आवश्यकता होती है। थर्ड देखते हैं बच्चों के पास तेज आवाज़ करके, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते हैं। श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। श्रवण बाधिता कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षा डैश 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 में समान है जबकि डैश डैश में वे भिन्न हैं। तो समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षाएं समायोजन में समान है। किसमें? समायोजन में समान है, जबकि संशोधन में वे भिन्न भिन्न है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? फर्स्ट है ज्ञान व्यक्तिपरक है, नहीं। सेकेंड है शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ की रचना करते हैं। पूछा है कौन सा नहीं होगा, तो आपका सेकेंड तो पॉजिटिव है और आपका फर्स्ट भी पॉजिटिव है। सॉरी, हमने ध्यान नहीं दिया। आपका फर्स्ट ऑप्शन ज्ञान व्यक्तिपरक होता है, ये आपका पॉजिटिव है। पूछा है कौन सा नहीं होगा, निगेटिव पूछ रहा है, तो आपका फर्स्ट भी सही है। और सेकेंड है शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते, सेकेंड भी आपका पॉजिटिव है। हमें खोजना क्या है? निगेटिव खोजना है। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है, तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है बाहरी रूप से प्रेरित करना, जबकि हमें बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करना होता है। फोर्थ है ज्ञान बहुलवादी व बहुविध है, तो फोर्थ भी आपका सही है। पूछा कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9,
निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? पहले समझते हैं कि आंतरिक अभिप्रेरणा होता क्या है। आंतरिक अभिप्रेरणा में बच्चा खुद की रुचि या इंटरेस्ट के अनुसार ही कार्य को करना सीखता है, ना कि किसी ग्रेड, पुरस्कार या इनाम के लिए या फिर सज़ा से बचने के लिए या फिर लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, ये क्या होता है आपका नहीं होता। ये सब बाहरी अभिप्रेरणा के उदाहरण होते हैं, जबकि आंतरिक अभिप्रेरणा में बच्चा किसी कौशल को सीखने के लिए, ज्ञान में विकास के लिए या फिर अपनी रुचि के लिए कार्य को करता है। ये आपके आंतरिक अभिप्रेरणा के उदाहरण है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। फर्स्ट है शिक्षक को प्रभावित करने, अभी बताया ना, प्रशंसा के लिए, तारीफ के लिए, तो ये नहीं होगा। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, तो आपका सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखते हैं डांट से बचने के लिए बताया ना, सजा या फिर प्रशंसा के लिए, तो आपका थर्ड भी गलत हो जाएगा। पुरस्कार या राशि के लिए भी बताया, तो ये भी नहीं होगा। आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूहों के बारे में रूढ़िवादिता तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जाति समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ये क्या है आपका अभिकथन ए, तो आपका अभिकथन ए सही है। क्या है, बिल्कुल शिक्षकों को रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए बिल्कुल ज़रूरी है कि उन्हें उसके प्रति मेहनत करनी चाहिए। कारण आ रहा है आपका, शिक्षा एक प्रमुख उद्देश्य है विद्यार्थियों को सम आलोचनात्मक व आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल बच्चे शिक्षा के ही माध्यम से सम आलोचनात्मक या फिर अपने चिंतन को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो आपका कारण आर भी सही है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11, महारत यानी निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? आपको इन दोनों के बीच अंतर बताना है। तो फर्स्ट है, महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों के अनुमोदन व मान्यता प्राप्त करने के लिए केंद्रित होते हैं। ये तो गलत है। सेकेंड देखते हैं। तो महारत लक्ष्य जो होता है, महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य करने की समझ व सुधार करने पर केंद्रित होता है। देखिए आपका सेकेंड करेक्ट है। महारत लक्ष्य अभिविन्यास जो होता है, इसमें हम लोग क्या होता है, अपने कौशल व कार्य की समझ को सुधार करने पर केंद्रित होता है। जबकि प्रदर्शन लक्ष्य जो आपका होता है वो उच्च ग्रेड प्राप्त करने या फिर अच्छे अंक के लिए, ग्रेड के लिए, तारीफ के लिए, प्रशंसा के लिए या फिर सज़ा से बचने के लिए जैसी चीज़ों के लिए प्रदर्शन लक्ष्य होता है। तो आपका ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, भाई बहन के रिश्तों, फर्स्ट है माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं। अच्छा, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान है और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका, माता पिता और साथियों के संबंधों के समान बता रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। थर्ड है, केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो क्या केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। सामाजिकरण में अधिक भूमिका नहीं निभाते, नहीं, सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो फोर्थ भी गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, अभिकथन है, बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। तो बिल्कुल होती हैं, क्योंकि हर बच्चे के बीच विकासात्मक दर अलग अलग होती है। कारण आर, विकासात्मक अंतर आनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं के जटिल अंतःक्रिया के एक अनिवार्य परिणाम है। तो आपका कारण आर भी सही है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं
बाद में उन्हें जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो फर्स्ट है, भाषा का विकास पूरी तरीके से अनुवांशिकी पर निर्भर नहीं होता। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है तो नहीं। विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। विकास अव्यवस्थित नहीं, विकास व्यवस्थित होता है। ये गलत हो जाएगा। फोर्थ है, भाषा के विकास का एक संवेदनशील दौर होता है। बिल्कुल, बच्चे की जो भाषा का विकास का एक संवेदनशील दौर होता है, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, वे विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। फर्स्ट है, उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके। विकर्षणों में, जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं उन्हें पढ़ना सिखाने के लिए। अच्छा, तो ये तो गलत हो जाए। विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। सेकेंड, उच्च ग्रेड अंक या तारीफ के लिए, तो बिल्कुल नहीं। थर्ड है आपका, सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड उपयोग करके, नहीं। बच्चा पठन विकल्प से जूझ रहा है, उसे हम लोग दंड या फिर सख्ती से करेंगे। फोर्थ है, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, तो बिल्कुल ध्वन्यात्मक जो प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चे को सिखाएंगे, क्योंकि वो पठन वैकल्य से जूझ रहा है, उसी चीज़ को सुनेगा बार बार, तो उस कार्य को उसे मतलब जो गलतियाँ हो रही हैं उसको सुन के बच्चा सीखेगा, सुधार करेगा। प्रश्न संख्या 16, बोध आधारित शिक्षण अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि। फर्स्ट है, शिक्षार्थियों की क्षमताएं आवश्यकताएं विविध है, उन्हें मानक, ये यहाँ तक तो ठीक है। शिक्षार्थियों की क्षमताएं आवश्यकताएं विविध हैं, लेकिन उन्हें मानक निर्देश पर ध्यान देने को, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। जबकि हमें मानक निर्देश पर नहीं, मानक शब्द ही नहीं रखना है, हमें निर्देश जो होता है उसमें लचीलापन होना चाहिए, न कि कठोरता होनी चाहिए। तो फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकेंड है, शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है, शिक्षार्थी सक्रिय प्राप्त करता होता है, निष्क्रिय नहीं है। थर्ड है, ऐसा करने के लिए सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान निर्माण कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए एक शिक्षक किस प्रकार से मदद कर सकता है। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए एक शिक्षक किस प्रकार से मदद कर सकता है। फर्स्ट है, उसे मंथन और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। बिल्कुल, आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब उससे ये थोड़ी कहेंगे कि समस्या को सुलझाना छोड़ दें, ये तो गलत हो जाएगा। उसे प्रयोग करने के लिए जोखिम लेने के हतोत्साहित करेंगे। हमें बच्चे को प्रोत्साहित करना है, उससे डायरेक्ट उत्तर बता देंगे, बच्चा उससे कुछ सीखेगा तो नहीं। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण किस पर केंद्रित होता है। क्या सज्जा व शर्मिंदगी के डर पर? नहीं। सहकारी अधिगम। क्या है? सहकारी अधिगम। तो बिल्कुल सहकारी अधिगम पर निर्भर होता है। क्या होता है? सहकारी अधिगम आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास किसके अनुसार पूछ रहे हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार पूछ रहे हैं कि वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास फर्स्ट है, प्रकृति में असतत है। सेकंड है, आनुवंशिकी प्रोग्राम का खुलासा है। थर्ड है, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है। फोर्थ है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार, तो वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं, वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो समाज को महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। प्रश्न संख्या 20, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। इसके अनुसार, पियाजे के अनुसार
पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। तो देखते हैं। फर्स्ट है, दुनिया की विविध संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से विभिन्न होती हैं। ये पियाजे के अनुसार पूछ रहा है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। सेकेंड है, उदाहरण देकर समझाते हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है, तो नहीं। थर्ड है, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होता है, नहीं। फोर्थ है, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं पियाजे के अनुसार 4 विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं। पियाजे ने जो 4 विभिन्न अवस्थाएं बताए थे, उसमें आपका पहला क्या है, संवेदी प्रेरक अवस्था होती है, जबकि आपका जो जन्म से 2 वर्ष की होती है। कब तक होती है? जन्म से 2 वर्ष। दूसरी आपकी अवस्था होती है वो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष के बच्चों में होता है। तीसरी आपकी अवस्था जो होती है वो आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो कि आपकी 7 से 11 वर्ष की होती है। आपकी जो चौथी अवस्था होती है उसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो आपका 11 से 15 वर्ष के बच्चों में होता है। क्या होता है? 11 से 15 वर्ष के बच्चों में होता है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा नहीं है? ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सीमा नहीं है। कभी कभी हम लोग प्रश्नों में क्या होता है, मेरे साथ तो हालांकि ऐसे कई बार हो चुके हैं कि मैं प्रश्न में जो प्रश्न पूछता है नहीं, और मैं उसे हाँ देखती हूँ, मतलब मैंने नहीं पे कभी ध्यान, ऐसा कई बार हुआ है। लेकिन कहते हैं कि गलतियों से सीखते हैं, तो आप लोग ये गलती मत कीजिएगा। अगर प्रश्न में पूछ रहा है कि अगर क्वेश्चन नेगेटिव में है तो उसे ध्यान दीजिएगा कि नेगेटिव पूछ रहा है कि पॉजिटिव पूछ रहा है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? नहीं पूछा है, सीमा है। ठीक, फर्स्ट है आपका, वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देते हैं। वह भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देते हैं। तो भाषा की भूमिका पर जो अत्यधिक बल देते हैं वो वाइगोत्स्की देते हैं, पियाजे नहीं देते हैं। ठीक है, ये गलत है। वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखते। बिल्कुल, पियाजे बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान रखते हैं, नहीं रखते हैं, तो ये गलत हो गया आपका। वही पूछता कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हैं, तो आपका सही हो जाता। थर्ड है, वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखते। पियाजे संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका पर ध्यान रखते हैं। ठीक है, नहीं रखते नहीं, तो आपका थर्ड भी गलत हो जाएगा। फोर्थ है आपका, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति व सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता। हाँ, तो आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह यह कोहलबर्ग मानते हैं। कोहलबर्ग क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति व सामाजिक कारकों को ये क्या होता है? वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति व सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखते, तो पियाजे ध्यान में नहीं रखते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ये अगर पियाजे की जगह आपके वाइगोत्स्की होते हैं तो आपका ये क्वेश्चन करेक्ट नहीं होता। वही, क्योंकि वाइगोत्स्की सामाजिक संस्कृति व कारकों को प्रभाव में ध्यान में रखते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की रखते हैं लेकिन पियाजे नहीं रखते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, प्रत्येक वर्ष लता, ठीक है, जो कि इस कक्षा में पढ़ती है, उनके क्षेत्रों में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर है और पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। ठीक है, कारण आ रहा है आपका लैंगिक यानी जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाए, क्योंकि हम लोग को जो समाज की जो मान्यता होती है, हम लोग के समाज में क्या मानते हैं लोग कि एक महिला है तो वो घर के काम कर सकती है, एक महिला है वो कला वर्ग से हो सकती है,
एक महिला है वो देखभाल से रिलेटेड कार्य को कर सकती है, लेकिन यहाँ पे अपोजिट दर्शाया गया। इसमें दिखाया गया है कि एक महिला जो है वो गणित की प्रोफेसर है, जबकि हम लोग मानते हैं कि अक्सर महिलाएं होती हैं वो कला वर्ग से होती हैं, ठीक है। अब पुरुष नर्स, जबकि पुरुष नर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये उदाहरण जो है आपका रूढ़िवादिता को तोड़ने वाला उदाहरण है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन, आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह जेंडर अंतर जन्मजात होता है, यह समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं होता, यही आपका दर्शाया गया है। इसलिए आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 23। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी फर्स्ट है अधिक प्रश्न नहीं पूछते। क्या है, अधिक प्रश्न नहीं पूछते, तो ये गलत है। अब इसी प्रश्न को पकड़ लीजिए कि ए किस में पूछ दिया है, जिसमें ए होगा वो ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होगा, तभी फिलहाल केवल आपका 4th ऑप्शन मिला है। बी बता रहा है शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं। क्या है, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, तो आपका शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, तो आपका बी सही है, ठीक है। सी बता रहा है एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, तो ये भी सही है। डी बता रहा है स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, तो आपका बी सी डी तीनों सही है, तो आपका ऑप्शन 3rd करेक्ट हो जाएगा, बी सी डी, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन को अगर काटना होगा तो किस हिसाब से काटेंगे, तो पहले देखेंगे कौन सा ऑप्शन नहीं है, तो अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, तो आपका पहले 4th ऑप्शन काटेंगे, ठीक। फिर उसके बाद आपके करीब करीब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा उसके बाद नहीं सही है, ठीक है। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं तो बिल्कुल पूछते हैं, एक दूसरे से भी प्रश्न पूछते हैं, बच्चे आपस में भी प्रश्न पूछते हैं, और स्वयं से भी बच्चा कहता है हाँ ये ऐसे होगा, ये सही होगा, नहीं होगा, तो बच्चा स्वयं से भी प्रश्न पूछता है, तो आपके 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 24। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश डैश कहा जाता है और इन्हें डैश डैश सीखा जाता है। फर्स्ट है आपका जेंडर भूमिकाएं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी, ठीक है, तो आपका पहला ही करेक्ट हो जाएगा। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी सभी अपेक्षाओं को जेंडर भूमिकाएं कहा जाता है, बिल्कुल। और इन्हें बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी सीखा जाता है। प्रश्न संख्या 25। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव पूछ रहा है, कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। फर्स्ट है बुद्धि वातावरणिक कारकों से प्रभावित नहीं होती, बिल्कुल होती है। बुद्धि वातावरणिक कारकों से व आनुवांशिक कारकों दोनों से प्रभावित होती है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा दे रहा है कि आनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती, ये भी गलत हो जाएगा। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है। बुद्धि लब्धि परीक्षण क्या केवल बुद्धि लब्धि परीक्षण के माध्यम से ही एकमात्र साधन है, एकमात्र साधन पूछ रहा है, ये गलत हो जाएगा। 4th है बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है, आपका 4th करेक्ट हो जाएगा। क्या बुद्धि बहुआयामी है। प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। क्या जीन पियाजे हैं, हावर्ड गार्डनर हैं, वाइगोत्स्की हैं, या चार्ल्स स्पियरमैन है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन हावर्ड गार्डनर करेक्ट हो जाएगा। आपका सेकंड ऑप्शन हावर्ड गार्डनर करेक्ट हो जाएगा। हावर्ड गार्डनर जो हैं, गार्डनर ने बताया कि बुद्धि कई विशिष्ट क्षमताओं का समूह है, ठीक है। इन्होंने क्या बताया है, बुद्धि कई विशिष्ट क्षमताओं का समूह है। अब बुद्धि को किसी एक इकाई के रूप में नहीं देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 27। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरेल गिरगन द्वारा, आपको बताना है कि इन्होंने किस चीज़ की आलोचना की है कोहलबर्ग के सिद्धांत की, ठीक है। फर्स्ट है नैतिक तर्क में लैंगिक
विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कैरल गिलिगन जो है उन्होंने इसकी उपेक्षा की है, क्योंकि इसमें माना गया था कि जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं को इन्होंने न्याय व दया की दृष्टि से या फिर देखभाल करने की दृष्टि से, पुरुष को उन्होंने न्याय करने की दृष्टि से देखा, जबकि महिलाओं को देखभाल करने की दृष्टि से देखा है। इसलिए इन्होंने इसलिए कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना किया है। प्रश्न संख्या 28। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति प्रभावी होगी? कौन सी रणनीति प्रभावी होगी? फर्स्ट दे रहा है, विद्यार्थी को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड और प्रतिपुष्टि। नहीं, बच्चे को लगातार अभिप्रेरित करने, क्या बच्चे को ग्रेड के लिए अभिप्रेरित करेंगे? नहीं, आपका ये क्या है, संज्ञानात्मक कौशल में मदद नहीं करेगा। बच्चे से क्या होगा कि रटंत विद्या की ओर, यानी रटने की ओर जाएंगे, न कि कुछ सीखने की ओर। सेकेंड है, बच्चों को प्रोत्साहित करना कि वह स्वयं से अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। बिल्कुल, बच्चे जब स्वयं से सीखेंगे या फिर स्वयं से अपना मूल्यांकन करेंगे तो क्या होता है, इससे बच्चे अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अपने अधिक संज्ञानात्मक कौशल में विकास कर सकते हैं। तो आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड दे रहा है, उन्हें याद करने के लिए सौंपना, रटंत विद्या की ओर नहीं ले जाना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 29। अभिकथन है, शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थी को अपने स्वयं के संकल्पना और उदाहरण को गैर उदाहरण को पहचान करने के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल, आपका ये जो फर्स्ट अभिकथन है ये करेक्ट है, क्योंकि बच्चे जब बच्चे खुद से अपने संकल्पना या उदाहरण और गैर उदाहरण को खुद से चिन्हित करेंगे या पहचान करेंगे या खुद से सोचेंगे तो क्या होता है, इससे जो होते हैं बच्चों की संकल्पना मजबूत होती है। ठीक है। कारण आ रहा है, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण भ्रमित करते हैं। तो आपका कारण आर गलत है। बच्चों की जो संकल्पना होती है उन्हें मजबूत करने के लिए कभी कभी उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों देते हैं। ऐसा नहीं है कि गैर उदाहरण जो है वो बच्चे को भ्रमित करेगा, नहीं। जब बच्चे को उसे हम लोग गैर उदाहरण को किसी चीज़ के माध्यम से जब रिलेट करके समझाएंगे तो बच्चा समझेगा। तो आपका कारण आर गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। प्रश्न संख्या 30। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक। फर्स्ट है आपका, पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करे फिर उसे भौतिक रूप पर आए। पहले ही प्रतीकात्मक रूप पे जाएंगे फिर भौतिक रूप में नहीं, जबकि हमें क्या होता है, पहले भौतिक रूप में जाते हैं फिर उसके बाद प्रतीकात्मक रूप में जाते हैं। तो आपका ये गलत हो जाएगा। पहले उस पर चर्चा करें जिसकी विद्यार्थी को नहीं पता है, पहले उस पर चर्चा करते हैं जिसके विषय में विद्यार्थी जानता है। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। थर्ड है आपका, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दे फिर उसकी बारीकियों पर आए। तो आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। पहले जिस टॉपिक को उठाते हैं पहले उसके ऊपर क्या संपूर्ण चर्चा करेंगे, फिर धीरे धीरे उस पर बारीकियों पर आएंगे। तो आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।